हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमई 206 में सस्पेंशन सिस्टम के चैप्टर में टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लीफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम अदर टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर इसमें है हमारा कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग क्या होगा? जो स्प्रिंग आपकी कॉइल की फॉर्म में होगी उसको क्या कहेंगे? कॉइल स्प्रिंग। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो कॉइल की फॉर्म में स्प्रिंग है ये क्या कहलाती है? आपकी कॉइल स्प्रिंग। अभी जो मोस्टली व्हीकल्स में जो स्प्रिंग काम में ली जाती है आपकी, वो क्या है? कॉइल स्प्रिंग। इट इज मेड फ्रॉम अ स्पेशल स्प्रिंग स्टील वायर, जनरली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ सुटेबल डायमीटर टू हैव द डिजायर्ड स्टिफनेस। इसका जो मटेरियल होता है वो स्प्रिंग स्टील का वायर होता है जिसको कॉइल की फॉर्म में लपेटा हुआ होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? आपका सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अक्रॉस यहाँ से कट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल। When wheel of the automobile experiences a bump on the roadside, the spring compresses to absorb the shock energy. अब लीफ स्प्रिंग अपनी एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करती है? शॉक एनर्जी को एक्सपांड होके। इसी तरह कॉइल स्प्रिंग क्या करेगी? जैसे ही रोड पर कोई बम्प आया, कोई झटका आया तो क्या होगी? ये स्प्रिंग हो जाएगी आपकी कंप्रेस। ये कंप्रेस होगी तब क्या करेगी? उस कंप्रेस होगी तो इसकी साइज कम हो जाएगी और वो उस एनर्जी को, जो शॉक की एनर्जी, वाइब्रेशन की एनर्जी को उसमें स्टोर कर लेगी। जैसे ही आपकी वापस नॉर्मल सरफेस आई तो ये क्या होगी? वापस एक्सपांड हो जाएगी और अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इलास्टिसिटी का गुण है। तो जैसे ही लोड हटेगा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा? वापस रीगेन कर लेगा। इसके बहुत सारे एडवांटेज है एज कंपेयर टू लीफ स्प्रिंग, इसलिए इसको मोस्टली यूज में लिया जाता है। फर्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज डबल इन द केस ऑफ कॉइल स्प्रिंग देन द लीफ स्प्रिंग। अब अगर हम लीफ स्प्रिंग एंड कॉइल स्प्रिंग की सेम साइज की बात करें, यानी दोनों का अगर वॉल्यूम हम सेम लें, तो जो कॉइल स्प्रिंग की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी लीफ स्प्रिंग के कंपैरिजन में। यानी सेम साइज में कॉइल स्प्रिंग है जो लीफ स्प्रिंग से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगी, और अगर उसी एनर्जी को, सेम एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें लीफ स्प्रिंग की साइज क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, जबकि कॉइल स्प्रिंग कम साइज में उतनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। Coil springs do not have noise problems, nor do they have static friction causing harshness of ride, as in case of leaf spring. अब क्या होता है? लीफ स्प्रिंग में जो ये सारी स्प्रिंग्स होती है उनके बीच में आपके क्या होता है? फ्रिक्शन। इनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? नॉइज प्रॉब्लम होती है, जबकि कॉइल स्प्रिंग में ऐसा कुछ नहीं है। कॉइल स्प्रिंग में ना कोई लेयर्स है जिनके बीच में फ्रिक्शन है, तो नॉइज प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसकी वजह से नॉइज प्रॉब्लम नहीं होगी तो जो राइड है वो हार्श नहीं होकर क्या होगी? सॉफ्ट राइड होगी, कंफर्ट वाली राइड होगी। इट कैन नॉट टेक टॉर्क रिएक्शन एंड साइड थ्रस्ट। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये कि ये टॉर्क रिएक्शन और साइड थ्रस्ट को एकोमोडेट नहीं कर सकती। यानी अगर ये सिर्फ क्या कर सकती है? इलोंगेट हो सकती है और कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, एक्सपांड हो सकती है और कंप्रेस हो सकती है। अगर उसमें कोई आपका टॉर्क मोमेंट लग रहा है, यानी ट्विस्ट की फॉर्म में आपका कुछ टॉर्क लग रहा है, तो वो उसको सहन नहीं कर सकती। इसके लिए दूसरी हम आगे स्प्रिंग बताएंगे, वो काम में लेते हैं। इट रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर अ गिवन लोड एज कम्पेयर टू लीफ स्प्रिंग। सेम पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? सेम अगर लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग को कंपेयर करें सेम एनर्जी के लिए, तो जो कॉइल स्प्रिंग आपकी कॉम्पैक्ट बनेगी, छोटी साइज की बनेगी एज कम्पेयर टू लीफ स्प्रिंग, तो वो कम स्पेस कवर करेगी। लाइटर फॉर अ गिवन लोड, सेम लोड के लिए, ये हम किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं? लीफ स्प्रिंग के। तो सेम लोड के लिए जो कॉइल स्प्रिंग है वो लाइटर होगी, वेट में कम होगी, लाइट होगी। सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन एज इन केस ऑफ लीफ स्प्रिंग, दे आर मोर लाइवली इन एक्शन। अब इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए इनका जो एक्शन है, जो वर्क है, वो क्या होता है? मोर लाइवली होता है। मीन्स अगर फ्रिक्शन की वजह से कुछ भी हार्शनेस उसमें नहीं आएगी। जैसे अब लीफ स्प्रिंग में हम
फ्रिक्शन है वही किसका काम करता है, डैम्पर का। तो कॉइल स्प्रिंग के साथ में हम क्या करते हैं, अलग से डैम्पर काम में लेते हैं जिसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। यानी जहाँ आपकी स्प्रिंग लगी है वहीं पर साथ में क्या लगेगा, एक शॉक एब्जॉर्बर। वो क्या करेगा, जो एक्सेस वाइब्रेशन है स्प्रिंग के वो उसको कंट्रोल करेगा, उसको डैम्प करेगा। यूजेज, अब इसके यूज क्या क्या है। कॉइल स्प्रिंग्स आर यूज्ड मेनली विद इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मीन्स हर व्हील के लिए, जो आपके व्हीकल में जो व्हील्स है हर व्हील के लिए अगर इंडिविजुअल सस्पेंशन लगा हुआ है, यानी प्रत्येक व्हील पर अगर अलग अलग सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ, अलग अलग स्प्रिंग सिस्टम है, तो उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट। अब क्या होता है, सपोज आपका ये एक्सल है और ये आपके व्हील है, ठीक है। अब अगर दोनों में आपका कॉमन सस्पेंशन लगा हुआ है, सपोज आपके ये लीफ स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे, तो क्या होगा कि अगर सपोज ये व्हील आपका रोड पे कोई गड्ढा आ गया है और ये व्हील उसके अंदर चला गया, तो इस व्हील में जो वाइब्रेशन आएंगे, जो इसका इफेक्ट आएगा वो इस व्हील पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन एक्सल है। इस कॉमन एक्सल पे क्या है, आपके सेम दोनों व्हील लगे हुए, तो इसका जो इफेक्ट है, इसमें जो भी अप्स एंड डाउन आएंगे उसका इफेक्ट आपके इस व्हील पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये सेम एक्सल पर है। तो जो लीफ स्प्रिंग है उसको हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के तौर पर काम में नहीं ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में हम कौन सी स्प्रिंग काम में ले सकते हैं, कॉइल स्प्रिंग, टॉर्शन बार। उसमें क्या होता है, जो एक्सल है वो आपकी दो पार्ट में बनती है, तो यहाँ पर आपका अलग सस्पेंशन सिस्टम काम करेगा, यहाँ अलग सस्पेंशन सिस्टम काम करेगा। तो एक व्हील का इफेक्ट दूसरे व्हील के अंदर नहीं आएगा, दोनों व्हील इंडिविजुअली काम करेंगे, दोनों के सस्पेंशन इंडिविजुअली काम करेंगे। Coil springs are used mainly with independent suspension, also been used in the conventional rigid axle suspension as they can be well accommodated in restricted space. अब इसकी जो क्वालिटी है कि वो कॉम्पैक्ट साइज की है और तो कहीं पे भी कम स्पेस में वो अकोमोडेट हो जाती है। तो इसको हम नॉर्मली जो कन्वेंशनल सिस्टम है जिसमें आपकी सिंगल एक्सल है, उसमें भी हम ये काम में ले सकते हैं कॉइल स्प्रिंग, और जिसमें आपका सस्पेंशन पार्ट्स में, एक्सल जो है पार्ट्स में, यानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, उसमें भी हम कॉइल स्प्रिंग को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है टॉर्शन बार। जैसे कॉइल स्प्रिंग आपका एक टाइप का सस्पेंशन सिस्टम है, वैसे ही टॉर्शन बार भी है। टॉर्शन बार क्या होती है, सिंपल एक रॉड होती है, स्टील की रॉड होगी जो किस में वर्क करेगी, आपके टॉर्शन में, और वो शियर स्ट्रेस को लेगी। कैसे काम करेगी इसका देखते हैं हम। दीज बार्स आर मेड ऑफ हीट ट्रीटेड एलॉय स्प्रिंग स्टील। इसका जो मटेरियल है वो क्या है, हीट ट्रीटेड एलॉय स्प्रिंग स्टील। इट परफॉर्म्स द स्प्रिंग सेक्शन बाय इट्स रेजिस्टेंस टू ट्विस्टिंग। अब ये क्या करते हैं, जो ये बार है वो क्या करती है, जैसे ही उस बार में ट्विस्ट आएगा वो उसको क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। उस रेजिस्टेंस में वो अपना स्प्रिंग का काम करेगी एज अ सस्पेंशन सिस्टम। अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये बार एक तरफ से आपकी फिक्स होगी फ्रेम के साथ, ये आपकी फ्रेम है, इस फ्रेम के साथ इस बार को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। एक एंड इसका यहाँ से फिक्स है एंड द अदर एंड इज फिक्स टू द एंड ऑफ द व्हील आर्म एंड सपोर्टेड इन द बियरिंग। इसका जो दूसरा एंड है वो व्हील में आर्म से कनेक्टेड होगा और बियरिंग्स के थ्रू सपोर्ट मिला हुआ होगा उसको। व्हील आर्म जो है आगे आपका व्हील हब से कनेक्टेड होगा, व्हील हब आगे व्हील से कनेक्टेड होगा। तो जो व्हील का मूवमेंट है, सपोज आपके यहाँ पर व्हील है, व्हील अगर आपका अप या डाउन जा रहा है, अगर कोई गड्ढा है तो डाउन जाएगा, अगर उस पर बम्प है या स्पीड ब्रेकर है तो वो अप जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये एंड यहाँ से फिक्स है एंड दूसरा एंड यहाँ पे, तो सपोज आपका व्हील ऊपर उठा है, यानी कोई रोड पर आपका क्या है, स्पीड ब्रेकर आया या फिर बम्प आया है, तो ये क्या होगा, ये पोर्शन यहाँ से आपका लिफ्ट होगा, तो इस में रॉड में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। इस रोड में ट्विस्ट नहीं आ सकती, ये यहाँ से फिक्स है, तो वो क्या करेगा, ये जो रोड है उस झटकों को क्या कर लेगी, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, ट्विस्टिंग का रेजिस्टेंस कर रही है, उसका विरोध कर रही है। व्हेन द व्हील मूव्स अप द टॉर्शन बार गेट्स स्लाइटली ट्विस्टेड।
ठीक है। जैसे ये व्हील आपका अप हुआ है यानी ऊपर उठा है, तो ये थोड़ी सी जो बार क्या होगी ऊपर उठेगी और ट्विस्ट होगी। इन दिस पोजिशन इट एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन, इसी पोजिशन में वो क्या करेगी, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेगी। यानी इसमें जो टॉर्शन बार में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, ट्विस्टिंग की फॉर्म में। कॉइल स्प्रिंग में वो कैसे होता है, एनर्जी को कैसे स्टोर करती है, कंप्रेस होके और एक्सपांड होके। वैसे ही लीफ स्प्रिंग में क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी साइज बढ़ती है, एलोंगेट होती है वो। In this position, it absorbs vibration, and when the wheel is coming down, the torsion bar reaches its original position, thus acts like a spring. अब क्या होगा, जैसे टॉर्शन बार आपकी हल्की सी ट्विस्ट हुई, जैसे व्हील वापस नॉर्मल सरफेस पर आया, टॉर्शन बार क्या हो जाएगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा, वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसके एडवांटेज क्या क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल इज नियरली सेम एज कॉइल स्प्रिंग। यानी जो कॉइल स्प्रिंग की जो हम बात कर रहे थे कि इसकी एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो लीफ स्प्रिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सेम टॉर्सन बार के केस में कि इसकी भी जो एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल नियरली किसके सेम होता है, कॉइल स्प्रिंग के, यानी वो क्या होगा, लीफ स्प्रिंग से ज़्यादा। लाइटर एज कम्पेयर टू लीफ स्प्रिंग एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। सेम एडवांटेज कि वो लीफ स्प्रिंग के कंपैरिजन में लाइटर होगी, वेट में लाइट होगी और लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, यानी कम जगह घेरेगी। सॉफ्ट राइड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द बार। अब ये जो टॉर्सन बार है उसकी इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा, जो राइड मिलेगी व्हीकल में वो क्या मिलेगी, सॉफ्ट राइड होगी, उसमें हार्शनेस नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट डज नॉट टेक ब्रेकिंग एंड ड्राइविंग थ्रस्ट। जैसे कॉइल स्प्रिंग का डिसएडवांटेज था कि वो ट्विस्ट मोमेंट को नहीं ले सकती, टॉर्क को सहन नहीं कर सकती, वैसे इसका क्या है, ये ड्राइविंग थ्रस्ट और ब्रेकिंग थ्रस्ट, यानी गाड़ी जब चल रही है वो फोर्स लग रहा है और जब ब्रेक लगा रही है तो उस फोर्स को वो एकोमोडेट नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या होता है, हम एडिशनल कुछ लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं कि ब्रेकिंग और ड्राइविंग थ्रस्ट की वजह से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इसमें भी सेम फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन नहीं है स्प्रिंग में इसमें, तो क्या होगा, जो आपकी राइड है वो सॉफ्ट रहेगी और नॉइज प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके यूजेज सेम कि जनरली ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के साथ काम में आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके टॉर्शन बार। नेक्स्ट है आपकी एयर स्प्रिंग्स। एयर स्प्रिंग्स क्या होती है, इन दिस स्प्रिंग्स compressed एयर और गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर bellows against which the wheel movement is transmitted through a diaphragm। अब स्प्रिंग का फंक्शन क्या है, हम स्प्रिंग में कौन सा मूवमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, व्हील का। जो भी व्हील में अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसी को हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, व्हील के मूवमेंट को स्प्रिंग में। फिर स्प्रिंग उस जो मूवमेंट की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और वो अपने डिफॉर्मेशन में उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर। तो एयर स्प्रिंग में क्या होगा, एक सिलेंडर होगा जिसमें आपके कंप्रेस्ड एयर या गैस फिल्ड होगी और वहाँ पर एक डायफ्राम होगा। उस डायफ्राम में कौन सा मूवमेंट ट्रांसफ़र होगा, व्हील का मूवमेंट। जो व्हील में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसका मूवमेंट डायफ्राम के थ्रू वो सिलेंडर में वहाँ ट्रांसफ़र होगा। एज सुन एज द व्हील पासेज ओवर अ रोड इरेग्युलरिटी द कंप्रेस्ड एयर प्रेशर रिटर्न्स द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अब क्या होगा, सपोज ये आपका ये सिलेंडर है, यहाँ पर आपकी कंप्रेस्ड एयर भरी हुई है। अब ये जो डायफ्राम है यहाँ से आपका व्हील का मूवमेंट ट्रांसफ़र हुआ तो वो क्या करेगी, इधर कंप्रेस्ड एयर है तो उसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। कब तक कंप्रेस करेगी, जब तक यहाँ पर ये लोड आ रहा है। जैसे ही व्हील अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा ये लोड यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये कंप्रेस्ड एयर के कारण वो जो वापस क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा डायफ्राम। तो इस तरह से वो व्हील के मूवमेंट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। इसके एडवांटेज क्या है, द हाई क्वालिटी राइड कंफर्ट एंड नॉइज रिडक्शन अटेंड। इसकी जो राइड क्वालिटी है एयर स्प्रिंग्स में, जो राइड की क्वालिटी है, जो कंफर्ट है वो बहुत हाई रहता है और उसमें कोई किसी भी तरह की कोई नॉइज प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड नॉइज रिडक्शन अटेंड विथ एयर स्प्रिंग्स रिड्यूसेस बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर्स फटीग।
वो राइड इतनी कंफर्ट होती है कि उससे जो ड्राइवर है और पैसेंजर है उनकी फटीग क्या होती है, जो थकान है वो रिड्यूस होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका कॉस्ट। ये जो एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए जनरली जो लग्जरी कार्स है, स्पोर्ट्स कार है, जो लग्जरी गाड़ियाँ है, उनमें ये सिस्टम्स काम में लिया जाता है। रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन का रिस्क कैसे कि उसमें जो कंप्रेस्ड एयर है, सपोज वहाँ से कोई आपके लीकेज हो गया तो पूरा वो सस्पेंशन सिस्टम फेल हो जाएगा और उस वजह से आपके व्हीकल में विदाउट सस्पेंशन आपके क्या हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ग्रेटर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। अब जो मेंटेनेंस है वो एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चाहिए। फ्रीजिंग ऑफ मॉइस्चर इन एयर इन कोल्ड वेदर। अब अगर वेदर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डाउन होता है, तब अगर आपकी एयर के अंदर अगर मॉइस्चर है और वो फ्रीज हो गया तो पूरा सिस्टम को क्या कर लेगा, फिनिश कर देगा। पूरा सिस्टम आपका वो कंप्रेस्ड एयर उसमें नहीं रह पाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको सस्पेंशन को फेल कर देगा। टू बल्की एंड कॉम्प्लेक्स फॉर कार्स। जो नॉर्मली जो व्हीकल्स है, कार्स है, उनके लिए ये सिस्टम क्या होता है, बहुत बल्कि है, हैवी रहेगा और कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसलिए जनरली इसको लग्जरी कार और हाई कॉस्ट वाली व्हीकल्स में ही काम में लिया जाता है। एयर स्प्रिंग्स आर मेनली यूज्ड इन व्हीकल्स वेयर लोडेड एंड अनलोडेड weight differs greatly like trucks, tractors, large drawbar trailers etc. जिनमें लोडेड एंड अनलोडेड वेट, यानी जिन व्हीकल्स में अगर आपके जो भी गुड्स है वो लोडेड है और जब अनलोडेड यानी उसमें वो व्हीकल आपका खाली है, एम्प्टी है, उन दोनों के वेट में अगर बहुत मेजर डिफरेंस आता है तो ऐसे व्हीकल्स में ये काम में लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपकी लग्जरी कार है, स्पोर्ट्स कार है, उनमें काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है रबर स्प्रिंग्स। रबर इज मोर रिलायबल एंड एज सच अ रबर सस्पेंशन कैन नॉट सडनली फेल लाइक द मेटल स्प्रिंग्स। अब रबर इटसेल्फ क्या है आपका, उसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, राइट, कंफर्ट देता है, नॉइज प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका मोर रिलायबल सोर्स है। रबर हैज एक्सीलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टीज। रबर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि वो बहुत अच्छे से वाइब्रेशंस को क्या कर सकता है, डैम्प कर सकता है एज कम्पेयर टू मेटल। और मेटल स्प्रिंग जैसे सडनली ब्रेक हो सकती है, फेल हो सकती है, वैसे आपका रबर सडनली फेल नहीं होता। इट कैन स्टोर ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट वेट दैन स्टील, सो रबर स्प्रिंग सिस्टम कैन बी मेड मोर कॉम्पैक्ट। अब कॉइल स्प्रिंग और टॉर्शन बार का जो एडवांटेज था कि लीफ स्प्रिंग के कंपैरिजन में वो कॉम्पैक्ट होती है, उससे बड़ा एडवांटेज रबर स्प्रिंग में है कि वो जहाँ पे भी आपकी स्टील स्प्रिंग आ रही है उसके कंपैरिजन में ये क्या करती है, इसकी जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम ज़्यादा है, तो क्या होता है उसमें कि वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम बना सकती है सस्पेंशन सिस्टम को। एब्सेंस ऑफ स्क्विकिंग विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टील स्प्रिंग्स। अब मेटल में क्या होता है, जब दो मेटल सरफेस आपस में टकराएंगे तो क्या होगी, उसमें उसकी नॉइज प्रॉब्लम होगी, उसकी आवाज़ होगी, उसको कहते हैं स्क्विकिंग। रबर में ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसमें रबर इटसेल्फ ऐसा मटेरियल है कि उसमें आपके आपस में अगर वो मटेरियल टच भी होगा तो आपके किसी भी तरह की नॉइज प्रॉब्लम नहीं होगी और वाइब्रेशंस को अच्छे से डैम्प करेगा। द नंबर ऑफ बियरिंग्स इज रिड्यूस्ड विच मीन्स लॉन्गर लाइफ। जो बियरिंग्स काम में हम लेते हैं स्टील स्प्रिंग के केस में, उसमें रबर के केस में वो क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। दे आर फ्री ऑफ मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है। रबर स्प्रिंग्स हैव अ गुड फटीग स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन बट वर्स्ट इन टॉर्सन। रबर स्प्रिंग की क्वालिटी है कि उसकी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो कंप्रेशन में तो बहुत अच्छी होती है, जबकि टॉर्शन में बहुत बेकार होती है। दीज आर यूज्ड मोर इन कमर्शियल व्हीकल्स। जनरली जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनमें ज़्यादातर ये रबर स्प्रिंग्स काम में ली जाती है। तो आज हमने सारे टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम्स पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और शॉक एब्जॉर्बर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।